सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड नामक एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, इसका कैसे काम होता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों घोषित किया, इसके डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले आपको बता देते हैं कि यूपीएससी के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करना है, मलुका आईएएस की फाउंडेशन बैच ऑफ 2025 ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। 30% डिस्काउंट अवेल करने के लिए यहाँ पे दिए गए फोन नंबर पे कॉल करना ना भूले। और यहाँ पे आपको सारी चीजों को डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। प्रिलिमिनरी बेसिस से लेकर मेंस तक की प्रिपरेशन आपको कराया जाएगा। और इसको और भी ज्यादा अच्छे इसलिए है क्योंकि इस पे आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगा और आपको जो एनसीईआरटी है उसका भी पढ़ाई करने को मिलेगा। और जो यूपीएससी के बोर्ड मेंबर होते हैं, एक्स बोर्ड मेंबर, वो आपको गारंटेड ग्रूमिंग करने के लिए इंटरव्यू के सेशन में भी वो लोग आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए इसके साथ और एक चीज देख लेते हैं कि हमारे मलुका आईएएस के जो मैगजीन है वो भी आपको मिल जाएगा। उसको पाने के लिए भी इसी नंबर पे आप कॉल करना ना भूले। जानकारी लेने के लिए आपको होम डिलीवरी भी हो जाएगा। तो आप करेंगे हम आज के इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात। बेसिकली ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है, इसको हिंदी में बताया जाता है चुनावी बॉन्ड। मतलब इलेक्शन के लिए ये बॉन्ड को बनाया गया। ये एक तरह की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब ये होता है कि इसको आप कैश कर सकते हो, मतलब इस बॉन्ड को आप पैसे से खरीद सकते हो और इसको आप कैश कर सकते हो। बेसिकली ये जो बॉन्ड होता है ये एसबीआई के द्वारा इशू किया जाता है और ये बॉन्ड जो होता है 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक की डिनोमिनेशन में अवेलेबल है। और सिर्फ एलिजिबल जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनको ही ये डोनेट किया जाता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ये एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी कौन है? भाई एलिजिबल पार्टीज वो होते हैं जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, याद रहेगा ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। पीपल एक्ट कितने साल का? 1951। इसके तहत जो सारे पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है उसके बारे में उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम रजिस्टर्ड पार्टी कहेंगे। और सिर्फ यही नहीं, उसी पार्टी को लास्ट जो इलेक्शन हुआ है उसमें उनको 1% वोट को प्राप्त करनी पड़ेगी। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड लाया कौन या क्यों लाया गया? बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड का ये फंक्शन है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कोई भी पार्टी फंड को मजबूत करने के लिए यूज किया जाएगा। 2017 में अरुण जेटली जी थे हमारे अर्थ मंत्री, उन्होंने इसको चालू किया था, उनके बारे में उन्होंने अनाउंस किया था। 2018 से ये इंप्लीमेंटेशन किया गया। ये जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन करता है उनको 100% टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है। और जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन लेता है उनको अपने इनकम टैक्स में ये दिखाना पड़ता है। लेकिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर हर वक्त एक चीज मेंटेन किया जाता है, वो है एनोनिमिटी। मतलब कौन ये पैसा दे रहा है, मतलब स्टेट बैंक से कौन वो बॉन्ड खरीद रहा है और कौन सी पार्टी वो ले रहे हैं, इन दोनों के बारे में ही अगर बात करें तो दोनों का ही परिचय को छुपाया जाता है। और सिर्फ एसबीआई को ही इसके बारे में पता चलता है और जो भी के इनक्रिप्टेड है। लेकिन बहुत सारे पार्टी का ये ऑब्लिगेशंस आता है कि देखो मतलब अगर क्वेश्चन ये होता है कि एनोनिमिटी क्यों रखा जाता है, ये जो लोग बोलते हैं कि एनोनिमिटी रखने से कोई प्रेशर्स बाय इन्फ्लुएंस का अंदर कोई पार्टी नहीं आएगा, या कौन इसको पैसा दिया है उनको भी कोई फेवरेटिज्म नहीं करना पड़ेगा, या जो कोई प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, फेयर बनता है, ये जो भी बात होता है। लेकिन जो इसका ऑपोजिशन कर रहे हैं उन का ये बोलना होता है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो पॉलिटिकल फंडिंग का एक प्रोसेस है जो कि सिक्रेटिव है। अगर कोई चीज सिक्रेटिव वे में पैसे को अगर डिनोमिनेशन को दिया जा रहा है तो वो जरा सर हमारे पब्लिक के हक से डिफर करता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे डेमोक्रेसी के सिस्टम है जिसमें सारे चीज बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो सारे चीजों के ये खिलाफ बात करता है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के क्रिटिक्स जो होते हैं वो ऑपोजिशन में है, मतलब ऑपोजिशन पार्टीज भी है, बहुत सारे एक्टिविस्ट है, बहुत सारे एनजीओस थे।
तो जाके सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी कि परसों बता सकते हैं, उन्होंने क्या किया, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो सिस्टम है इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन दे दिया। और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए इन्होंने ये कहा जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर आता है उसी के हिसाब से आपको हर वक्त फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस होना चाहिए। सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब स्पीच और एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब अगर बताया कि सुप्रीम कोर्ट की कहना यह है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो हो रहा है वो पब्लिक को यह अधिकार नहीं मिलता है कि वो जाने कि पॉलिटिकल पार्टीज को किसने कितना पैसा दिया है और इससे डेमोक्रेसी का भी नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी बता दिया कि स्टेट बैंक को भाई आगे जो वोट आ रहा है उससे पहले ही इलेक्शन कमीशन को बता दो कि कितने पैसे किस पार्टी फंड में गया है। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि ये क्या हमारी जो पार्टी है जैसे कि बीजेपी या बाकी जो पार्टी है बीएसपी, कांग्रेस, टीएमसी, इन सारे पार्टी को क्या बहुत ज्यादा दिक्कत करने वाला है। तो अगर हिसाब देखा जाए 52% जो चंदा आया है इलेक्टोरल बॉन्ड से, जो फंडिंग करा गया है वो बीजेपी के खाता में जैसे गया है वैसे बाकी के पैसे बाकी पार्टी फंड्स में भी गए हैं। तो बात यह है जिनको इलेक्टोरल फंड से ज्यादा फंडिंग मिला है अगर ये फंडिंग बंद हो जाता है तो उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि जिनका ये फंडिंग के थ्रू जो सारे एडवर्टाइजमेंट हो या बाकी जो हिस्से में ज्यादा पैसे ये लोग फंडिंग से लगा रहे थे वो इनको बंद करना पड़ेगा। और सिर्फ ये भी नहीं, इनकी जो स्कीम्स है उसको डाइवर्सिफाई भी करना पड़ेगा। इनके जो पार्टी स्कीम्स है तो डाइवर्सिफाई करने से उनको क्या करना होगा, उनकी अपनी जो हिसाब किताब है, उन कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, ये सारे चीजों को बहुत ज्यादा ही मेंटेन करना पड़ेगा, उनको हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है जिन पार्टी को ज्यादा लाभ हुआ है तो दूसरे पार्टी जिनको नुकसान हुआ है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी बात हो गई, क्योंकि उनके लिए ये लगेगा कि हमें अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगा। भाई हमारे पास भी जितने पैसे हैं, जैसे हमारे सोर्सेस है वैसे आपके पास भी है, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम बराबर से खेलेंगे। पैसे को लेकर जो फंडिंग वाली चीज था वो खत्म हो गया। लेकिन सच बात यह है कि जिसको फंडिंग करना है पार्टी को, वो कितना भी ब्लैक मनी को अवॉइड करने के लिए करे या उनको टैक्स में एग्जम्पशन मिले या ना मिले, वो फंडिंग करेंगे, है ना। तो ये था आज के डिटेल्स वीडियो का। मलुका आईएएस की इस चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे और शेयर करें, और डेफिनेटली आपके जो भी सोच है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाहिर कीजिएगा। और आप सभी से मैं नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलूंगी। क्लास कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताइएगा, वो हमारे हौसला जाहिर करेगा। तो तब तक के लिए फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर और बी आर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। जय हिंद।